वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। अभी आज हम देखेंगे 63वीं संयुक्त परीक्षा 2018 का क्वेश्चन। कुछ रीज़न की वजह से आपके जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के और इसके कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ पा रहे थे टाइम पर, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था, इंडियन कैडेट कोर्स की। इसका क्या था कि जो 17-18 साल के बच्चे होते थे उनको इसमें सेलेक्ट किया जाता था और कुछ स्कूल्स खोले गए थे, जैसे राजस्थान में हो गया, और फिर उसके बाद वही 3-4 स्कूल थे, राजस्थान, आपका लाहौर, इंदौर, राजकोट, अजमेर, ये सारे थे। तो उसमें इनको अलग से शिक्षा दी जाती थी और उसके बाद फिर इन्हें जॉब में लिया जाता था। आप एक हद तक कह लो कि आज का जो एनसीसी सा है उस तरीके का ही ये जो कैडेट कॉर्प्स था वो था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा, ईयर तो सबको याद है कि 1905 है, लेकिन डेट 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इस समय भी कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड मिला था? तो कर्नल वायली की जब हत्या हुई थी उसके लिए मृत्युदंड आपको मिला था। इनकी हत्या 1909 ईस्वी में हुई थी और इसके लिए मृत्युदंड मदन लाल धिंगरा को मिला था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उच्चायुक्त के, एक मिनट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारतीय, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके अनुसार से इनके पद का सृजन हुआ। अच्छा, 1919 में एक हुआ था आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुआ था भारतीय अधिनियम 1919 के तहत। उसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉन्टेग्यू क्या था और चैम्सफोर्ड क्या था। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या था इन द सेंस कि उस टाइम में उनकी रैंकिंग क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है तो उसने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम में भी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। अच्छा, द्वितीय में आपके गांधी जी गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे और तृतीय में कोई नहीं गया था। लेकिन एक इंसान था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके अलावा मुस्लिम लीग जो था उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को तीनों गोलमेज सम्मेलन में भेजा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब अधिवेशन की बात आ जाए तो 1924 ईस्वी में उनकी बेलगांव में हुई थी। तो उस वाले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात की जाए तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों उसके सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस तो उसके अध्यक्ष ही थे, बाद बाकी ये तीनों मेंबर थे। लॉर्ड बेबल की बात की जाए तो ये उसकी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन आया कब था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस लिए कैबिनेट मिशन आया था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो नाउ एंड नेवर पैम्पलेट जो है वो आपके रहमत अली ने लिखा था। रहमत अली को आपका पाक का यानी पाकिस्तान का जो वास्तविक सृजन करता है वो भी कहा जाता है। उस टाइम में क्या था कि पाकिस्तान के विभाजन के लिए इन्होंने 28 जनवरी 1933 को, इस टाइम में उन्होंने क्या किया कि नाउ एंड नेवर पैम्पलेट लिख करके हर जगह चिपका दिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तान की मांग उन्होंने किया था, इसीलिए इन्हें पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता बोला जाता है। सती को
गैर कानूनी किसने घोषित किया? राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1828 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था, और उस टाइम में जो विलियम बेंटिंग उस टाइम में थे। तो ये जवाब हो जाएगा। अगर ऐसा रहता कि ठीक है राजा राम मोहन राय भी ऑप्शन में रहता, तो राजा राम मोहन का ही प्रयास था, उसमें उन्होंने अंत किया था, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब का अंत। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 1900 ईस्वी में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य विभाग की आपकी स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। उसमें क्या था कि इनका मेन वर्क इन्होंने क्या किया था कि जितने भी रियासतें थे उन्होंने उसे अपने जो देश है, देश में उन्होंने मिलाया था, जो 3-4 जो अलग अलग रह रहे थे उन लोगों को। और स्पेशली इस टाइम में जब संविधान सभा लागू हुआ, तो उस टाइम में इस पोस्ट का, यानी कि राज्य जो विभाग है उसका अलग से गठन किया गया था उस पोस्ट का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? सॉरी, तो उसका स्वामी सहजानंद की पत्रिका के बारे में बात की जाए तो वो आपका हुंकार पत्रिका था। हुंकार पत्रिका इसलिए पूछ लिया गया, ऐसे तो इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, पर हुंकार जो है वो पटना से प्रकाशित होता था, इसलिए इसको पूछा गया है और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चन इसमें। इसके अलावा एक और था, हुंकार के अलावा एक और इनका बुक था जो कि पटना से प्रकाशित होता था, जनता। जनता जो बुक था, पत्रिका था, वो भी पटना से होता था प्रकाशित। अगला हम देख लेते हैं कि पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो अनुशीलन समिति की स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अच्छा, अनुशीलन समिति के बारे में आप जान लीजिए, ये एक गुप्त संस्था थी जो यहाँ क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में जो लोग रह रहे थे, इंडिया के लोग, तो उनके खिलाफ ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ये खुद एक ऑफिसर थे, और ये वहाँ पर इंग्लैंड में जो लोग रह रहे थे उनका, ये लोग मतलब ये इतिहासकार थे, और उनका वो लोग थोड़ा सा अंग्रेज के विरुद्ध में गुप्त संस्था इन्होंने खोला था। और उनका यूँ कह लो आप कि जैसे अभी हमारे एजेंट्स वगैरह रॉ के एजेंट्स होते हैं, तो उस तरीके से वो काम करते थे अंग्रेजों के खिलाफ में। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया था। तो किसान सभा का गठन किसके अधीन किया गया था? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, उसमें था कि श्री कृष्ण सिंह भी थे और मोहम्मद जुवैल भी थे उसके मेंबर किसान सभा के। तो इसका ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला हम देखते हैं कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव तो कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी के सचिव आपके जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य की बात अगर की जाए, आपके जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद भी थे संविधान सभा के सदस्य, फिर एएन सिन्हा भी थे। टोटल 36, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो टोटल 36 मेंबर थे अपने बिहार से। इस ऑप्शन में ये तीनों थे उसके सदस्य। ठीक है, मोहम्मद तादिर, अमिलिया घोष, टी.के. घास, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ये सारे के सारे मेंबर्स थे संविधान सभा के। तो श्यामानंद प्रसाद मिश्रा ये उसके सदस्य नहीं थे, पर यहाँ पूछ रहा है कि सदस्य कौन थे, तो क्योंकि एक से अधिक हो गया तो ई नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस से देखिए कि पिछला 2019 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, दो क्वेश्चन मोहम्मद यूनुस से पूछा गया था 2019 वाले क्वेश्चन में, और 2018 में भी है। मोहम्मद यूनुस जब वहाँ पर भारतीय मंत्रिमंडल जब इलेक्शन हुआ था जब बिहार में, और उसके बाद जब गठित हुआ था,
तो मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया गया था बिहार का। प्रधानमंत्री मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम में जो आज के डेट में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं था, उसे प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो उसके बाद क्या होता है, कल भी मैंने डिटेल्स में बताया था, उसके बाद क्या होता है कि मतलब इन लोग अपना इस्तीफा दे देते हैं किसी मैटर पर, और फिर उसके बाद फिर से जब सरकार गठित होती है तो जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं, जो उसके अध्यक्ष बनते हैं, वो बनते हैं आपके श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब तो बी हो ही जाएगा, मोहम्मद यूनुस। अगला देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो लॉर्ड मिंटो, इनको वो उन्होंने पाकिस्तान का जनक माना है। क्यों? क्योंकि मिंटो ने 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में, उसमें क्या किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की क्षेत्र निर्वाचन किया था। और उसी में क्या हुआ कि धीरे धीरे बीज वहीं से बोना स्टार्ट हो गया, और बाद में जाकर के आपके जो आपने देखा कि 1933 में भी अभी नहीं तो कभी नहीं करके, फिर उसके बाद आगे चल करके नए पाकिस्तान का ही मांग हो जाता है। तो यही चीज़ें बीज यहीं से बोया गया था। तो लॉर्ड मिंटो को माना है उन्होंने। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 ईस्वी में। आगे ऑप्शन आएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पटना लॉन जो था, तो इसका जो पहले नाम था वो पटना लॉन ही था। ये देखिए 1824 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी तक इसका पटना लॉन नाम था, और बाद में भी यही रहा है। लेकिन ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था ना, उस टाइम में ये मुख्य केंद्र था जो भी लोग आंदोलनकारी थे उनके लिए। तो जब गांधी जी का हत्या हो जाता है तो उसके बाद इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है आपका पटना लॉन, सॉरी गांधी मैदान कर दिया जाता है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान नहीं, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। इसमें ईस्वी तो आप 1948 ईस्वी ध्यान में रखिए। भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर तो नहीं, चंपारण सत्याग्रह आपका इसका और भी तो कुछ वैसा दिया नहीं है, तो आप फिर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए, क्योंकि ईस्वी तो 1948 है और उससे रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है। ये अगर दे दिया रहता कि हाँ गांधी जी की मृत्यु के अवसर पर, तो फिर वो लगा सकते थे, पर वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और ये आपका किसने किया था की बात की जा रही है, तो ये आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। मतलब 2-3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तलंग थे और तैयब जी थे। तो इसमें केटी तलंग तो ऑप्शन में दे दिया गया है, फिरोज शाह मेहता भी दे दिया गया है, और बदरुद्दीन तैयब जी भी दे दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी की बात की जाए तो वो है केरल। 90% का उत्पादन जो होता है वो आपके केरल में होता है, रबड़ का उत्पादन। ठीक है, जो NH1 है वो जोड़ता है, तो NH1 आपका हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। अच्छा, NH1 और NH2 को मिला करके उन दोनों का नाम क्या रखा गया है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो आपके तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी वो आपके झुंझुनू जिले में पड़ता है, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है उसमें पड़ता है। और HCL भी क्या कहाँ में है? खेतड़ी में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में मिलने वाली नदी है आपकी पुनपुन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो आपका जो जलवायु कोपेन का जो ये है पर्यावरण मतलब जलवायु के लिए जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो अभी के टाइम में सबसे मेन माना जाता है और सबसे सटीक माना जाता है उनका जलवायु परिवर्तन सिद्धांत। उन्होंने क्या किया
कि अल्फ़ाबेटिकल हर तरीके के मौसम को उन्होंने सूचित किया है, कैपिटल में, स्मॉल में, इस तरीके से एक कोडिंग दे करके उन्होंने दिखाया है। तो जो बिहार का आपका जलवायु का लिया जाता है वो CWG लिया जाता है। इसमें क्या है कि उष्णार्ध युक्त जलवायु है यहाँ का, तो CWG से डिनोट किया जाता है। अगला हम देखते हैं कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो उत्पादन की बात की जाए तो पूर्णिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर आपकी गंडक, जो गंडक नदी है उस पर निर्मित है। 1909 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और अगला हम देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है। तो महावीर जी का मोक्ष स्थान आपका पावापुरी में है। पावापुरी में आप देखेंगे भी उस जगह को अच्छे से डेवलप किया गया है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और यही रीजन है कि वहाँ पर जो मोस्टली आपको सीमेंट वगैरह के दिखने को मिलेंगे, मतलब सीमेंट वगैरह के जो फैक्ट्रीज है वो वहाँ देखने को मिलेंगे। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में जो यूज होता है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ब्रोमीन होता है। तो ब्रोमीन की बात की जाए तो ये एक लाल द्रव्य है, जो ऑप्शन के अनुसार से हम चल रहे तो ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो वेल्डिंग में जो प्रयोग करते हैं वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। देखिए सी नंबर ऑप्शन है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज होता है बिल्डिंग में। गैल्वेलाइज्ड लौह के परत पर चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेलाइज्ड करके फिर क्या चढ़ाया जाता है, लोहे के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या है। तो दृश्य का मतलब हो गया कि देखने योग्य, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 से लेकर के 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक को दृश्य बोलते हैं। अच्छा, 7600 से अगर अधिक हो जाता है तो इंफ्रारेड उसे बोलते हैं, इंफ्रारेड। और फिर अगर कम हो जाता है तो उसे पैरावैगनी बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट होते हैं, तो वो सल्फोनेट होते हैं। कपड़ा साफ करने वाला डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनेट होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो वो है आपका मैग्नीशियम, मानव पसीना से जो होता है उत्सर्जित। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम आपका CuSO4। ये देखिए नीला थोथा का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, CuSO4 5H2O, ये होता है नीला थोथा का आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। CuSO4 क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ये होता है उसका रासायनिक नाम। ओके, हाँ, इसका जब जलीय विलयन कलर भी पूछ सकता है, तो ऐसे भी नीला दे रखा है तो नीला तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि नीला है ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो परमाणु के केंद्र का जब धनावेशित हिस्सा की बात करते हैं तो वो हो गया आपका न्यूक्लियस। उसमें अगर कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन करके, तो नहीं, प्रोटॉन ठीक है पॉजिटिव चीज होता है, लेकिन परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा की बात की जा रही है तो न्यूक्लियस है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। तो ठोस सीधा गैस में अगर परिवर्तित हो रहा है तो वो हो गया ऊर्ध्वपातन। अच्छा, एक और चीज, बाष्पन और संघनन की बात करते हैं। तो जैसे वर्षा के बारे में एग्जाम्पल दे सकता है कि वर्षा जो होता है वो कौन सी क्रिया है, बाष्पन है संघनन है। तो वर्षा में दो चीज होती हैं, पहले तो बाष्पन होती है, मतलब कि नीचे का जो पानी है वो वाष्पित होकर के, यानी द्रव्य वाष्पित होकर के गैस के फॉर्म होकर के बादल के रूप में निर्माण करती है। और बादल में क्या होता है कि गैस जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो संघनित होते हैं, और संघनित होने के बाद ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी बारिश के रूप में वो फिर नीचे गिरती हैं। तो वो हो गया, यानी कि बारिश तो आपका संघनन और बाष्पन दोनों का मिक्सअप है। उबलने से क्या होता है कि द्रव गैस में बनता है। ठीक है,
मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मोटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंसुलिन क्या का बना होता है, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अभी ये है कि किसको नियंत्रित करता है, तो आप देख लीजिए इंसुलिन डायबिटीज़ वालों को दिया जाता है। डायबिटीज़ वालों के बॉडी में क्या ज़्यादा हो जाता है और क्या के लिए मना किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेने के लिए। तो क्या कार्बोहाइड्रेट को वो नियंत्रित करता है इंसुलिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है क्या? एक प्रकार का वसा है। निम्न में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक की बात अगर की जा रही है तो वो है आपका, ये देखिए पेनिसिलिन की अगर बात की जाए तो ये भी आपका एंटीबायोटिक है, और सल्फाडाइजिन की बात की जाए तो ये भी एंटीबायोटिक है। तो इसका जवाब हो जाएगा सही ई नंबर ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट तो इन सभी में है, लेकिन सबसे अधिक किस में है? चावल में है। इसलिए देखा है कि डायबिटीज वाले को कार्बोहाइड्रेट खाने से यानी चावल खाने से मना किया जाता है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु की बात अगर की जा रही है तो वो हो जाएगा आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद जो भारी धातु है वो आपका है सोना। सोना के बाद आपका हो गया पारा, और पारा के बाद आपका हो गया चांदी। और अगर ओवरऑल, क्योंकि ये एग्जाम्पल में ये है, अगर ओवरऑल सबसे भारी धातु की बात की जाए तो ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु होता है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आप ये चीज़ में ध्यान दे रहे होंगे कि मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे। तो इसलिए जो हम एक बार देखते हैं प्रीवियस ईयर से, यही हमें आइडिया निकलता है कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पोर्शन पर हम मेनली फोकस करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, उस दिन मैंने एक लिस्ट भी दिया था कि कौन सा मिश्र धातु किसका है, तो आप लोग ध्यान में रखें, उस चीज़ को मेनली फोकस देकर पढ़े। कहते हैं ना कि रिजल्ट उसका नहीं होता जो बहुत पढ़ाई करता है, स्मार्ट वर्क जो स्मार्टली अपना पढ़ाई करता है, रिजल्ट उसका होता है। तो आप लोगों को स्मार्टली उस चीज़ में लगना है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो वो है आपका लोहा और क्रोमियम का। इसका मैंने क्या एक जैसे मतलब ट्रिक के तरीके से भी बताया था कि कैसे याद कर सकते हो। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या का बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आपके जिप्सम का बना होता है। जिप्सम का फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हो, या CaSO4 × 2H2O आपका हो गया जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखते हैं तो CaSO2 × ½ H2O होता है, और प्लस 3/2 जो उसका H2O होता है वो वाटर के रूप में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, CH2, ये देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वो इसके बारे में कह रहा है CH2 को क्या कहते हैं। तो CH2 तो अब क्लियर पता होगा ना, CH2 एल्किन को कहते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिरके का जो रासायनिक नाम है वो कौन है? तो सिरका क्या होता है? खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल हो गया। आगे देखते हैं कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो कार की बैटरी में प्रयोग होता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडा वाटर की जब हम बोतल खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये तो आपका, हाँ वैसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला प्रथम शहर कौन सा है। ये तो तब का क्वेश्चन आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रथम शहर 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला, तो वो आपका है दीव। दमन एंड दीव आपने सुना है ना, तो दीव जो शहर है वो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला पहला शहर बन गया, ठीक है। ये आपका करंट का है, ये तो पूछेगा नहीं, ये भी नहीं पूछेगा। ये चीज पूछा जा सकता है, ये तब का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी
आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि अभी भी ऐसा है। तो गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया? तो कई बार पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से या किसने लॉन्च किया। तो गूगल इंडिया के सहयोग से इनक्रेडिबल इंडिया पर वर्चुअल रियलिटी का 360 डिग्री एंगल का वीडियो लॉन्च किया गया। वो वीडियोस काफ़ी फेमस हुए थे, कुछ वीडियोस तो आए थे, जैसे ताजमहल वगैरह का वीडियो आया था। आप ध्यान में रख सकते हो कि ताजमहल का 360 डिग्री रोटेशन के साथ वीडियो आया था। तो आप उसी से समझ लो कि ताजमहल का जब आया था यानी पर्यटक से रिलेटेड होगा, और तो फिर इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, चलिए। कई बार क्या होता है ना कि फेस और व्हाट्सएप की चीज़ें भी यूज में आ जाती हैं। ठीक है, तो उससे भी आप थोड़ा सा माइंड लगा करके याद करके ध्यान में रख सकते हो। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो ये आपका तब का करंट का क्वेश्चन है, तो इसको फिर देखने का जरूरत है नहीं। करंट है। करंट के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप करंट पर भी बिल्कुल ध्यान में रख करके चले। हाँ, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ठीक है, BST PS कहा जाता है इसे। तो ये आपका बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय वन अनुसंधान शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ICFRI का मुख्यालय कहाँ है? अगर इन सारी चीज़ों को हटा भी दिया जाए, ये तो आपका करंट का चीज़ है कि किसके साथ हस्ताक्षर किया है, लेकिन ICFRI का मुख्यालय आपका पूछ दिया जाए, IC नहीं भी ध्यान में रहे, FRI कहाँ है, ये चीज़ ध्यान रखिए। FRI कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है। FRI बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत यहाँ पर जैसे आप टिकट लेकर के घूमने जा सकते हो, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, खास करके इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई गई है, बिना पिलर की बिल्डिंग है इसकी। ठीक है, दक्षिणी एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री ने भारत को SACIP के बीच में समझौता ज्ञापन का मंजूरी दिया है। SACIP क्या है? ये तो माना कि हमने क्वेश्चन क्या कहा है, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, SACIP। ये तो कभी चेंज नहीं होगा, SACEP सॉरी, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आपका हो गया SACEP का जो स्थापना हुआ था वो 1982 में हुआ था। ये है कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन। चलिए हिंदी में ऑप्शन दे दिया है, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। B नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो अभी तो यूनेस्को का बाद में भी, जैसे ये देखिए महाबोधि बिहार तो पहले से था, है ना, यूनेस्को में शामिल। नालंदा का बौद्ध मठ, इसको 2016 में किया गया यूनेस्को में शामिल। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? E नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिहार में निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती? तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी जो जिला है वो सीमा साझा करती है। आप ध्यान से सुने, आपका हो गया मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, ये करती हैं आपके उसके साथ सीमा साझा। किशनगंज और पूर्णिया नहीं करती, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा E नंबर ऑप्शन। ठीक है, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति
के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो पहली बैठक की अध्यक्षता की वो सुरेश प्रभु ने की। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। और अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, कई बार पूछ दिया जाता है कि नेपाल के साथ कितनी जो जिला है वो सीमा साझा करती हैं, तो वो 7 जिला है जो सीमा साझा करती हैं। नाम तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि नीति आयोग, ये तो आपका, हाँ ये पूछा जा सकता है। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों की कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि ये ना आपका क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ये फिक्स है अमाउंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य ने रूपश्री योजना शुरू किया है? ऐसा भी मिलान करने के लिए आ सकता है कि रूपश्री योजना किससे संबंधित है, तो गरीब लड़कियों के विवाह में दिया जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक योजना है। इसके तहत विवाह के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं उसके फैमिली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको मैं बार बार बता रही हूँ और फिर से बताना चाहूँगी कि ये सारे क्वेश्चन मैंने माना कि तब करंट में पूछे गए हैं, पर ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ करंट के क्वेश्चन से आपको फैक्ट्स निकल करके आते हैं, और वो जो फैक्ट्स होते हैं वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं होता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं, वो कभी भी पूछा जा सकता है। नया विकास बैंक है, उसके तहत क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ओके, तो इसके लिए एशियाई विकास बैंक जो है उससे यहाँ पर उसके साथ समझौता किया गया है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया है? असैनिक परमाणु सहयोग है तो भारत, बांग्लादेश और रूस, 3 लोगों के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उसमें क्या था कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के रूपुर में, वहाँ पर वो लोग एक मतलब ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहे थे, जिसमें भारत और रूस ने उनकी सहायता किया है उसको डेवलप करने में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत, तो वो तो मिली थी वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल का तो कुछ है ही नहीं। और साथ में कला और वास्तुकला की बात की जाए तो कला और वास्तुकला का तो कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं मिला है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि क्या के लिए वो है, तो महत्वपूर्ण विशेषता उसकी पक्की ईंटों से बनी इमारतें हैं। ठीक है, मेगास्थनीज के दूत कौन थे? तो मेगास्थनीज के दूत आपके सेलुकस थे। ठीक है, और सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था और उन्होंने अपनी बुक इंडिका लिखा था, और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रणाली था उसके बारे में लिखा था, और भी इंडिया के बारे में उसने वर्णन किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र, नाम पर मत जाइए, नाम से तो लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स का होगा, लेकिन नहीं, यहाँ की शासन कला के सिद्धांत और प्रयास के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में उसमें बताया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक की बात अगर की जा रही है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये बुक है। ठीक है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो धम्म की बात की जा रही है तो उन्होंने धम्म में जो शिलालेख वगैरह लिखे, उस शिलालेखों का जो उन्होंने निर्माण करवाया उसमें ये चीज़ है, धम्म के बारे में वर्णन किया है। उसमें क्या है कि उन्होंने शांति का, राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, धार्मिक सहनशीलता, इन सारी बातों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई नंबर ऑप्शन। देखो, मैं बस एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ कोरिलेट कर रही हूँ, इसका कहीं भी कुछ भी वर्णन नहीं है। ऐसा कहो कि आपने ऐसा बोला और ये कहीं कहाँ लिखा हुआ है,
तो कहीं भी वर्णन नहीं है। आज का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, कर्तव्य में भी क्या बताया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना, तो वो बताया गया है। तो आप एक तरीके से सोच सकते हो कि जस्ट लाइक कि यहाँ पर भी आपके क्या क्या कर्तव्य है या कैसे रहना चाहिए, एक अच्छी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो आप को रिलेट करके ध्यान में रख सकते हो जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई नंबर। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किस बुक में मिला गया है, किस बुक में मिला है? तो अभी 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 मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन आया था, मेगास्थनीज, और उन्हीं के बुक में मेगास्थनी का जो बुक था इंडिका, उसी में मिला है, ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके टाइम में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, ठीक है। चोल काल में चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश के साथ उन्होंने लड़ाई किया था और इसके लिए ही वो प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो आकर्षक द्वार की बात है अगर, तो उसको हम लोग कहते हैं गोपुरम। उसको प्रवेश द्वार भी, मतलब गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार है, आकर्षक द्वार या प्रवेश द्वार, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष की बात अगर कर ले हम, तो हम्पी, वो वैसे उसकी राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी थी, और वहीं पर उसके अवशेष मिलते हैं। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार प्रदान करने के समान प्रतिपादित किया है? तो बलबन जो था, बलबन ने कहा था कि राजा जो है वो आपके जो भगवान है या ईश्वर है उनका दूत है यहाँ पर, और उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, यही सब। वो ईरानी सभ्यता से कुछ ज़्यादा ही अटैच था, इसलिए उसने सिजदा पावोस, जो पैर को चूमते थे, ये सब जो था, तो सिजदा पावोस का उसने कल्चर शुरू किया था। उसके अलावा नवरोज की शुरुआत की थी, वो नए वर्ष पर मनाया जो जाता था, इसकी शुरुआत किया था बलबन ने। भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो 12वीं शताब्दी से ही आपका कागज का प्रयोग शुरू हो गया था, ठीक है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी की अगर बात की जाए तो अकबर के टाइम से ही उसका शुरुआत हो गया, लेकिन सबसे अधिक जो यूरोपीय चित्रकारी की शुरुआत हुई वो आपके जहांगीर के टाइम में हुई। और ऐसे भी जहांगीर के टाइम में ये चित्रकला और भी दूसरी कलाओं का बहुत विकास हुआ। खास करके जहांगीर भी जो था वो बहुत अच्छा चित्रकार था, ठीक है। तो शुरुआत हुई इसके टाइम में, लेकिन डेवलप हुआ जहांगीर के टाइम में। भारत में किसके शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था उस टाइम में अकबर था यहाँ का शासक, ओके। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया? तो ग्वालियर को क्षेत्र में नहीं मिला है, क्षेत्र में नहीं मिला है, तो वो जवाब हो जाएगा आपका ग्वालियर। बाद बाकी सतारा, अवध और सिंध, ये सबको अपने अपने राज्य में, मतलब अपने क्षेत्र में उन्होंने तो मिला ही लिया था, ठीक है। अगला है कि गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह की बात की जाए तो उसका जो उद्देश्य था वो था कि एक तो नमक कानून को निरस्त करना, जो उस टाइम नमक कानून आया था और उसमें उतना कॉस्टली नमक था, उसको निरस्त करना, और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। तो ये भी अगर वो खुद से नमक का मतलब नमक बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो उसका आर्थिक राहत भी होगा, उन्हें खरीदना नहीं पड़ रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई नंबर ऑप्शन। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह की अगर बात की जाए तो वो हुआ था केरल में, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका बंगाल विभाजन जब हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये आंदोलन हुआ था। और इसमें 2 तरीके से आप ध्यान में रखिए। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस टाइम में क्या हुआ कि दिल्ली में जो इसका अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे हैदर रजा,
और मद्रास में अगर अध्यक्षता की बात करें तो चिदम्बरम पिल्लई इसके अध्यक्ष थे। अगला हम देखते हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। तो इसका जो गठन हुआ स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो आप जानते हैं कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ, लेकिन इसे तब राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं थी। जब इससे बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1935 ईस्वी में, जब आपका उड़ीसा अलग होता है, तो उसके बाद फिर 1936 ईस्वी में 22 मार्च 1936 को बिहार को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो 1936 में अगर डेवलप हो रहा है तो किसके तहत वो बनेगा राज्य? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत की सिफारिश की? तो न्याय पंचायत की सिफारिश की बात करें अगर, तो वो हो जाएगा आपका अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा इसके बारे में चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो 65 साल होता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो वो होता है आपका 62 साल। ठीक है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, संसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। तो सबसे पहले तो निम्न सदन की बात करें तो निम्न सदन के लिए जो आपका आयु सीमा होता है वो 25 वर्ष होता है, उच्च सदन के लिए 30 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम आयु क्या होता है? तो न्यूनतम आयु क्या हो गया? 25 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु हो गई। अच्छा, जो इलेक्शन होते हैं आपके इसमें स्थानीय निकाय में, जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या है कि 21 वर्ष का आयु रखा गया है स्थानीय निकाय में। और वही अगर हम बात की जाए कि वोट देने का जो न्यूनतम आयु क्या है तो वो 18 वर्ष है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताएं कि जो पहले 21 वर्ष हुआ करता था और अब 18 वर्ष कर दिया गया है वोटिंग के लिए, तो आप बताएं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कितने ईस्वी में 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया मतदाता के लिए उम्र? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो प्रधानमंत्री आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह ही होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, एक और चीज़, एक और फैक्ट मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जो है, कहा गया है अनुच्छेद 75 में कि लोकसभा में मंत्रियों के अध्यक्ष के रूप में या मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में आपके प्रधानमंत्री होंगे, और वो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री का पद किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद 75 में। अभी राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति पद के बारे में किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये आपका अनुच्छेद 121 में बोला गया है। ठीक है, कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान आपका प्रकृति में तो संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक कभी भी है वो पेश किया जाएगा आपका लोकसभा में, और कोई विधेयक धन विधेयक है ये कौन तय करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। ठीक है, राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों का 50% आरक्षण को वैध करार किया गया है। तो बिहार हो गया आपका, बिहार में तो 50% आरक्षण है। उसके अलावा आपका उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, यानी कि चारों का चारों ऑप्शन सही है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज की बात करें तो वो एक राज्य सूची में है, राज्य सूची का वो विषय है। निम्न से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये आपका देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोग,
सार्वजनिक अनुशासन और रख रखाव। वो सारे तो आते हैं, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन और रख रखाव की बात स्थानीय स्वशासन के बीच में नहीं आता, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो अगर केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी की हम बात करें तो वो हो जाता है आपका मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, हाँ एक समस्या अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति और बचत, ये सबसे कोई रिलेशन है ही नहीं। असंगठित क्षेत्र है जिससे कि जनगणना में आपका दिक्कत आता है, तो असंगठित क्षेत्र उसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ये आपका है उसका कृषि, ये सब के लिए जो मतलब पैसे वगैरह कर्ज वगैरह दिया जाता है पुनर्वृत्ति के लिए है वो। 24वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो 14वें वित्त आयोग की बात की जा रही है, यह आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, तो उससे हमें कोई रिलेशन अभी है नहीं। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर का नाम मैं इवन पिछले 2019 वाले जो सेट है उसमें बताई हूँ, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे। ये तो 2018 का पूछ रहा है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि भारतीय आरबीआई का गवर्नर कौन है। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि जोत का आकार की बात अगर करें तो उसमें 1 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है। अगला देखते हैं कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी विनिवेश। तो इस क्षेत्र में शामिल की बात की जा रही है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी विनिवेश उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लाया गया? 2005 ईस्वी में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लाया गया था। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अच्छा चलो, अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, उस मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जो काला धन होता है उसको यहाँ पर किसी तरीके से शो कर देते हैं वाइट पेपर के रूप में, मतलब वाइट जो करेंसी है उसके रूप में शो कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड 2002 में एक बिल पारित किया गया था और नियम लाया गया था, और उसके बाद 2005 में उसे लागू कर दिया गया उस नियम को। तो वही चीज़ ये अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है ना, वो उसी चीज़ के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में ही बात कर रहा है, तो वो वही है। 2005 में इसको लाया गया था। शब्द ट्रिम्स का से क्या बनता है? ठीक है। तो ट्रिम्स का अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी नाम दे दिया गया है, तो आप ध्यान में रखिए, व्यापार संबंधित निवेश उपाय जो है वो है आपका ट्रिम्स का मतलब। अगला है कि नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आ गया था। गुल्लक बच्चा बैंक क्या है? तो गुल्लक बच्चा बैंक ये क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार में आपने पटना में आपने किलकारी का नाम सुना होगा। उसका मेन पर्पस क्या है कि जो बच्चे हैं 10 रुपये से अकाउंट खुल जाता है, उसमें अपना पैसा डाल सकता है बच्चे लोग या कुछ भी, उसमें पैसे डाल सकते हैं और उसका सालाना ब्याज भी 6% का दिया जाता है अगर आप रखते हो। तो उसका यूज़ पढ़ाई वगैरह के क्षेत्र में किया जाता है। तो यही चीज़ वो हो गया, थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके बहुत पैसा हो जाता है। उसका मेन पर्पस है कि बच्चों की पढ़ाई ये सब पर ध्यान देना। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो प्रति व्यक्ति आय की बात हम करते तो बिहार में वो न्यूनतम है। ठीक है। अगला देखते हैं कि बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो कृषि जोत भूमि की बात की जाए तो न्यूनतम से द्वितीय है बिहार की स्थिति। 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता न्यूनतम कहाँ पर है? तो वो आपका बिहार है उसका सही जवाब। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक
कीमत सूचकांक को बदलकर 2004-5 से बदलकर कौन से वर्ष किया, तो 2011-12 कर दिया गया है उसके लिए। अगला हम देख लेंगे, बिहार में नवीनतम वार्षिक व्यक्ति बिजली उपभोग है, तो बिहार में जो बिजली का उपभोग है वो न्यूनतम है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि बिहार के किस राज्य में कपास का उत्पादन अधिक होता है, तो कपास का उत्पादन अधिक करने के लिए वो है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, तो सड़क की लंबाई आपके बिहार में, ये देखिए 1 मिनट, इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूनतम से द्वितीय। अगर हम देखते हैं कि 10 लाख ईस्वी पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी, अब ये सारे फैक्ट्स तो हम ध्यान में नहीं रख सकते। फैक्ट बात ये है कि ये सारी चीज़ अगर प्रीवियस ईयर में आया तो आया, नहीं तो हम इतना कहाँ ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी छूटते हैं हमसे। तो जो 10,000 पूर्व थी वो 2 मिलियन का था जनसंख्या, उसके बाद कंटिन्यूअसली बढ़ते 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 गया। ठीक है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो कोकोस प्लेट की बात की जा रही है आपकी, ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका और प्रशांत प्लेट के बीच में, सॉरी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती हैं कोकोस प्लेट। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपका पीटर्सबर्ग जो प्रदेश है उससे संबंधित है रस्ट बाउल। निम्न से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो अब अमर्त्य सेन ने आपका सक्षमता उपागम दिया था, यह आर्थिक क्षमता से रिलेटेड है। ठीक है, निम्न से कौन सा विश्व का कहवा पतन के रूप में जाना जाता है, तो कहवा पतन की बात हम कर ले, सैंटोस जो है वो कहवा पतन के बीच रूप में जाना जाता है। सैंटोस ब्राजील का एक पतन है और वहाँ ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, बिजनेस होता है, वो यही सैंटोस जो पतन है उसके थ्रू होता है और इसको कहवा पतन के नाम से भी इसका उपनाम दिया गया है, उसी कॉफ़ी के कारण ही दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है सर्वाधिक क्षेत्र वो वनों के अंतर्गत पाया जाता है। निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होती हैं वो बाढ़ के पानी से लाई जाती हैं, यानी नदियों द्वारा निर्मित होती हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो जल विद्युत का योगदान की हम बात करें वो है आपका 22%। ठीक है, भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती हैं, तो जो जनगणना वर्ष 1921 का जो जनगणना वर्ष था उसे डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जो भारत में जनसंख्या जो है 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और जो 1921 से पहले की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नकारात्मक थी, लेकिन 1921 के बाद में जो हुई वो धनात्मक यानी कि बढ़ने लगी कंटिन्यूसली, तो इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूती वस्त्र के लिए आपका कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका ये आ गया जब आप क्वेश्चन 141 से आपका क्वेश्चन आ गया मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराने मैंने एक चीज़ देखा कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं आपको बस आंसर बता देती हूँ इसका, बाद बाकी आप देख लेना। अगर नहीं सॉल्व हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका फिर सॉल्यूशन मैं वहाँ से भेज दूँगी, क्योंकि ऐसे मैथ का क्वेश्चन भी करवाने में बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर। तो इसका हो जाएगा 141 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। ओके, 142 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब। 143 का जो हो जाएगा वो भी ए है। 144 का जो है ये देखिए 144 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। 145 का
ई नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। और 146 का आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 147 का सी नंबर ऑप्शन, 148 का बी नंबर ऑप्शन, 149 का ई नंबर ऑप्शन और 150 का आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए, मैं कुछ देर के लिए आपको उस पोर्शन का ऑप्शन का हाँ, यहाँ से आप देख लीजिए, देखोगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से इसके आंसर का। ठीक है, तो आप बस यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी लेट वीडियो लाने के लिए। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जैसे करंट वगैरह के जो आपको नहीं मिल पा रहे, उसके लिए कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण वो वीडियो आ नहीं पा रहे, तो उसके लिए मैं सच में माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। चलिए ठीक है, आप अपना पढ़ाई ध्यान से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।